पहला वीडियो था जिसमें मैंने एक ब्लैक टी शर्ट पहनी थी, ब्लू जीन्स, ये सब सफाई वफाई करके और मैं पूरा रिकॉर्ड, और वो 5 दिन में 1 मिलियन व्यूज़ पहुंच गया 2016 में, जब 1 मिलियन व्यूज़ बहुत होते थे उस टाइम पे। तो मेरा नाम है निशांत तंवर। नाम से क्यों शुरुआत कर रहा हूँ, क्योंकि सरनेम को लेके ना बहुत कन्फ्यूजन चलता रहता है। लोग इंग्लिश में TANWAR है, तो इसलिए वो तनवर नहीं, पर वो त के ऊपर चांद बिंदी है, तंवर, तो निशांत तंवर। स्टैंड अप कॉमेडियन कैसे बना मैं? कोई भी कॉमेडियन, मुझे लगता है कि कॉमेडियन बनने की शुरुआत ना बचपन से ही हो जाती है। ऐसा नहीं कि आप अचानक से एक टाइम के बाद कि यार कल से ना कॉमेडियन बनना है तो कोई कोर्स कर लिया और फनी हो गया अचानक से, ऐसा नहीं होता। कॉमेडियन आपको हालात बनाते हैं। तो मैं कॉमेडियन बचपन से बनना शुरू हो गया। स्कूल में मेरा जब एडमिशन हुआ तो घर वालों ने जल्दी करा दिया, क्योंकि मेरा कज़न था जो मुझसे बड़ा, उसका एडमिशन हो रहा था, बोले साथ में पढ़ लेगा। तो क्योंकि क्लास में मैं सबसे छोटा था तो मैं इतना बुली हुआ, इतना मतलब जी भर के, जो आ रहा था आते आते कुछ करने को नहीं तो मेरे को टपली मार के निकल जाता। तो स्कूल में पूरा मेरी ट्रेनिंग कॉमेडियन की स्कूल में हुई। ये पूरा मेरा 10th तक चला बुली होना। और 10th तक पता नहीं कैसे वो मैकेनिज्म अंदर का कि इसको डिफेंड कैसे करें। 10th के जैसे 11th में हुआ ना, तो ये जो निशांत आप आज देख रहे हो ये 11वीं में पैदा हुआ। 11th में मेरा डिफेंस मैकेनिज्म इतना ज़बरदस्त हो गया कि मेरे वर्बल कमबैक के डर से लोग मेरे पास नहीं आते थे कि यार इसको मारेंगे, कुछ भी करेंगे, इसका वर्बल कमबैक ये इज्जत उतार देता है, बहुत ही मज़े लेता है। वहाँ से ये शुरू हुआ कि मैं बोलता था कि, क्योंकि मैं छोटा था और जब छोटी क्लास में तो फ़र्क होता ना, अब तो कोई देख के ही नहीं मारने आता, पर उस टाइम लोग ऐसे चांस ले लेते थे। तो 11th से फ़नी होना शुरू हुआ कि तू मेरे को कुछ भी करेगा, मैं कमबैक में इतना फ़नी होऊंगा कि लोग तेरे पे हंसेंगे मेरे से ज़्यादा। तो इस चक्कर में फ़नी होना ऐसे शुरू हुआ। कुछ इसमें बहुत ही ज़्यादा योगदान था मेरे रिश्तेदारों का, मेरे कॉलोनी वालों का, क्योंकि पढ़ाई लिखाई में अच्छा नहीं था। तो मेरे रिश्तेदार प्रोफेशनली मेरे मज़े लेते थे कि घर आते थे और ऐसे कि यार क्या करोगे इसका, बड़ा हो तो इसको भैंस वैंस दिला देना चराने के लिए, और तो कुछ होगा नहीं। क्योंकि आप अगर हिंदुस्तान में पढ़ाई में अच्छे नहीं हो तो आपका कुछ हो नहीं सकता, ऐसा सोचते हैं लोग। तो मेरे को तो आदत हो गई थी, मैं तो ढीठ एक नंबर का, मुझे पता है कि ताऊ जी आएंगे कौन सी 4 लाइन बोलेंगे, मुझे पता है। पर ये चुभता था जब आपके माँ बाप वहाँ बैठे हों और उनका सर झुके आपकी वजह से, वो चुभता था मुझे। मेरे को तो बुरी आदत थी, मुझे तो अजीब लगता था कि इस बार कोई आया और कुछ बोल के नहीं गया, कि इन्होंने कुछ सुनाया क्यों नहीं। तो मुझे लगता था इनकी तबीयत ठीक नहीं है। पर वो चुभता था जब माँ बाप, आपके जैसे आपके माँ बाप का सर नीचा होता है, उन्हें ऐसा लगता है, और माँ बाप फुल सपोर्टिव, उन्हें ऐसा था कि ठीक है तू कैसे नंबर ला रहा है, पास हो रहा है, स्कूल जा रहा है, कुछ भी कर रहा है अपने ढंग से कर रहा है, वो इंटरफेयर नहीं करते थे कभी भी। तो रिलेटिव्स का बहुत वो था इसमें योगदान साथ में, कि फ़नी होने का, कमबैक्स का। स्कूल ख़त्म हुआ, कॉलेज में ना मैंने फैशन डिज़ाइनिंग शुरू की, क्योंकि शुरू से पता कि कुछ अतरंगी करना है, कि नॉर्मल अपने से नहीं होगा, 9 to 5 वाला सीन है ही नहीं अपना। तो फैशन डिज़ाइनिंग ज्वाइन की, और मैं अपना माँ बाप का अकेली औलाद हूँ मैं, तो उसका फ़ायदा भी बहुत होता है कि एंड में प्रॉपर्टी सब आपको मिलती है, ऐसा सब। पर शुरू में ना तकलीफ भी होती है कि ग्रोइंग अप में ना, अगर आप अकेले हो और आपके भाई बहन नहीं है, तो माँ बाप ऐसे समेट के रखते हैं ना कि पता नहीं क्या कोहिनूर पैदा कर दिया, इसको तो ले जाएगा कोई। तो कहीं बाहर, मेरे को कॉलोनी से बाहर जाना अलाउ नहीं था। तो मैं पहली बार कॉलेज में, मेरा फैशन में मेरे साथ बंदा बैठता, मुंबई का था वो, उसके साथ पहली बार घर वालों ने मुंबई जाना अलाउ किया। तो उन्हें नहीं पता था कि मुझे मुंबई जाना है क्योंकि मुझे एंटरटेनमेंट में कुछ करना है। और जो वो था एकदम खाया खेला, मतलब उसने मुंबई आते ऐसे ही ऑर्गेनिक सिगरेट पीनी शुरू की। मैं ये क्या है रेडीमेड लेके क्यों नहीं पी रहा, ये खुद क्या बना रहा है। फिर मुझे तो पता ही नहीं था क्या सब होता है ये। पर वो पहला चक्कर था मुंबई का, उसमें ये सब हो गया था कि घर वालों ने जो पैसे दिए थे वो मैंने अपने दोस्त को दे दिए थे कि तू लेकर आए, तू संभाल। और वो पता नहीं क्या हॉर्स रेसिंग में, बैटिंग में हार हुर गया सारा, तो हमारे पास वापस जाने के पैसे नहीं बचे घर। तो हम पहली बार, मैं उसमें जनरल डब्बा होता है एक ट्रेन का, उसमें सिर्फ लकड़ी होती है, ऊपर गद्दी नहीं होती, तो हम उसमें बैठ के वापस किसी तरह बॉम्बे से वापस घर गए। भाई साहब 2 दिन तक कहीं और बैठ नहीं पाया था वो लकड़ी के चक्कर में। पर पहली बार मुंबई देखा तो समझ में आ गया था कि यहाँ तो आना है। ठीक है, कॉलेज जैसे ही ख़त्म हुआ मैंने कॉल सेंटर ज्वाइन कर लिया। तो दिल्ली में ना कॉल सेंटर का उस टाइम ऐसे बूम था, और रात को नींद वैसे ही नहीं आती थी। तो मेरे लिए तो ऐसा बना था, परफेक्ट जगह थी कॉल सेंटर, कि रात को वहाँ नौकरी करो, सुबह घर आके सो, और अच्छे अच्छे लोग भी मिलते हैं वहाँ पे, मतलब बंदियाँ और कहीं मिलती ढंग की वहीं मिलती थी। तो कॉल सेंटर बेस्ट था कि, और इसके पैसे भी मिलेंगे
इंग्लिश में बात करने को, एक्सेंट सीखने को मिलेगा ऐसे, और पैसे मिलेंगे। तो परफेक्ट था कि कॉल सेंटर ज्वाइन कर लिया। कॉल सेंटर के साथ साथ ना मैं दिल्ली में जहाँ रहता था, साकेत के वहाँ पे एक जगह थी पीवीआर साकेत। तो वहाँ पे ना उस टाइम एक कैफ़े कॉफ़ी डे होता था। तो मुझे लिखने का बहुत शौक था, जोक्स नहीं, पोएम्स वगैरह, गाने वाने लिखता था मैं। तो बैठ के सिर्फ लिखता था, उनका कभी कुछ किया नहीं, पर लिखता रहता था, फाइल बना ली इतनी मोटी लिख लिख के। तो कैफ़े कॉफ़ी डे में बैठ के मैं लिखता रहता था। उनसे दोस्ती हो गई। कैफ़े कॉफ़ी डे वाले पहली कॉफ़ी का पैसा लेते थे और दूसरी रिफ़िल करते रहते थे ऐसे। और उस टाइम ना पीवीआर में मूवी हॉल में पिक्चर ना टिकट होती थी 125 की, अगर आप पीछे बैठ रहे हो, और फ्रंट रो की टिकट होती थी 7 रुपये की। उसकी लाइन पीछे लगती थी अलग से, ऐसे दुनिया के सामने नहीं। तो उस लाइन में खड़े होकर 7 रुपये की टिकट लेना, पिक्चर देखनी, गाने लिखने, कॉल सेंटर, ये पूरा ट्रायंगल था। ये चला। उसके बाद फिर से ऐसे खुजली उठी कि कुछ करना यार, कुछ तो अलग करना है एंटरटेनमेंट में। बचपन से ये पता था कि फेमस होना है, कैसे ये नहीं पता था। तो फिर से एक न्यूज़ चैनल में नौकरी लग गई। मास कॉम मीडिया कुछ नहीं किया मैंने, ऐसे इंटरव्यू देने गया। और तो मेरे को पूछा कि क्या यहाँ क्यों आए हो, मैं बोला ऐसे ही क्योंकि सब आ रहे। तो बोले ठीक है। उन्होंने इंटर्नशिप पे रख लिया, वहाँ पे नौकरी पक्की हो गई। अब न्यूज़ चैनल में होना क्या होता है कि मिडिल क्लास के लिए नौकरी लगना बच्चे की घर में मतलब दिवाली, क्योंकि सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी होती है कि यार सर्वाइवल, कि 1 तारीख को पैसा नहीं आ रहा तो कहाँ से। तो बहुत खुश थे कि चलो अब तो सेटल हो गया है, अब तो हो ही जाएगा। तो वहाँ पे नौकरी लग गई, वहाँ पे सब कुछ सही चल रहा अपना। तो अचानक से ना वहाँ पे 2009 की बात है ये, मेरी एक दोस्त ने बोला कि यार तू हम सबके मज़े लेता रहता है, तू स्टैंड अप कॉमेडी क्यों नहीं ट्राई करता। मुझे पता ही नहीं था तब तक कि ये सब कर सकते हैं, ये हम भी कर सकते हैं। तो उसने मेरे को बताया कि दिल्ली में ना 2009 में नया सीन शुरू हुआ था कि मालचा मार्ग में एक रेस्टोरेंट था, वहाँ पे मैं स्टैंड अप कॉमेडी करने चला गया ओपन माइक में। पहली बार गया, स्टेज पे खड़ा हूँ, घर से जोक लिख के ले गया था फ़ोन में, और बहुत ही उससे कि जो, क्योंकि मेरे को ना बचपन में स्टेज फियर बहुत था, इतना कि मैं स्टेज पे जिस दिन बर्थडे होता था ना स्कूल में, मैं स्कूल नहीं जाता था कि स्टेज पे जाना पड़ेगा, बर्थडे के दिन आपको जाना पड़ता था। तो इस डर से मैं स्कूल नहीं जाता था, इतना स्टेज फियर था। और पर मेरे को ऐसे सुना था कि नहीं, अपने को हंसाना है लोगों को। कॉमेडी में गए, ऐसे फ़ोन से जोक पढ़ पढ़ के सुनाए मैंने। तो पहला जोक है ये, दूसरा ये, तीसरा। भाई मैंने 12 जोक सुनाए, कोई हंसा ही नहीं, हंसा ही नहीं। और मैं सोच रहा हूँ कि दिस वाज सो फनी इन माई हेड, वाई यू वाज नॉट लाफिंग। तो फिर पता चला कि हंसा कोई नहीं, पर सुन के ऐसा लगा कि करके फील आई कि यार ये करना है। मैं चलो ठीक है। उस टाइम मेरी नौकरी भी थी साथ में, नौकरी के साथ साथ ये बढ़िया चल रहा है मेरा, सब सही। 2012 में एक दिन मेरी बॉस मेरे को बुला के बोलती, बेटा इधर आ, कि तू ये कॉमेडी कुछ और भी कर रहा है नौकरी के साथ साथ। मैं हाँ वो कॉमेडी। बोले छोड़ना पड़ेगा। मैं क्यों। बोले बस 2 चीज़ नहीं कर सकता साथ में। मैं बोला पर वो तो पैशन है मेरा, उससे भी पैसे नहीं आ रहे, वो मैं अपनी फील्ड के लिए कर रहा हूँ। हमारे ऑफिस में कई लोगों का बैंड था जो प्ले करते थे, बहुत सारे हॉबीज़ वाले काम थे, पर क्योंकि बॉस को अगर तुमसे खुन्नक है तो वो निकालेगा। उसका कोई लेना देना नहीं किसी और चीज़ से। तो बॉस ने बोल दिया कि दोनों में से एक चूज़ करो। तो अगर आप लोग देख रहे हो तो आप तो गैस कर ही सकते होगे मैंने क्या चूज़ किया होगा। मैंने बोला नहीं भाई, तो कॉमेडी करेगा। बोल तो दिया ऐसे, नौकरी भी छोड़ वोड़ दी, पर उस टाइम पैसे थे ही नहीं कॉमेडी में इतने, मतलब अब तो है सही, उस टाइम नहीं थे। तो और उस टाइम अचानक से ऐसे प्रेशर आ गया नौकरी छोड़ते ही कि अब कहाँ से, क्योंकि मैं एकदम टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, जहाँ पे मेरे पापा ने एक नौकरी ज्वाइन की थी और वहीं से रिज़ाइन हुए। पापा का बहुत ही क्लियर था कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रहा, कंपनी बंद हो जाए तो अलग बात है। तो वैसे उस घर से तो नौकरी छोड़ के फुल टाइम स्टैंड अप कॉमेडी करना उनके लिए बहुत था कि इतनी सही नौकरी चल रही, क्या जोक सुनाएगा भाई, कर लेना चुपचाप। मैंने नहीं नहीं स्टैंड अप कॉमेडी करेंगे। तो कॉमेडी का सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ। तो प्रेशर में जो आप ये होता है ना कि अब तो करना ही पड़ेगा, तो कोई प्लान भी था नहीं, चाहिए दिल्ली में कॉमेडी शुरू की। पर दिल्ली में ना कॉमेडी करने के लिए कोई जगह नहीं थी, कॉमेडी क्लब नहीं था। मैं अकेला कॉमेडियन हूँ जो मुंबई बिना किसी काम के या बिना वायरल हुए पहले शिफ्ट हो गया। मुंबई जितने भी कॉमेडियन हैं वो तो या काम चलने के बाद शिफ्ट होते हैं, या उनको मुंबई में कोई स्क्रिप्ट राइटिंग कोई ना कोई काम मिलता है। मैं उधर भी बेरोज़गार था और मैं मुंबई में आके बेरोज़गार होते हैं अपन, मुंबई शिफ्ट हो गए। तो मुंबई में आते ही 2 महीने बाद मुझे पहला लंदन टूर मिला कि आपको लंदन में 400 मिले और सही पैसे। मैं सही है, मुंबई तो काम कर रहा है, तो अपन लंदन में टूर करके आए। उसके बाद अमेरिका का एक टूर आया कि इसमें पैसे नहीं है, पर एक वहाँ पे देसी कॉमेडी फेस्ट होता है, वहाँ आ जाओ। मैं ठीक है, अमेरिका जाने को मिल रहा है, चलते हैं।
पैसे नहीं थे पर जाने को मिल रहा है। उसमें ना तो मैं घर से कैश ले गया अपना, क्योंकि कार्ड वर्ड का इतना पता नहीं था उस टाइम। तो मैं ऐसे परफॉर्म करके सैन फ्रांसिस्को में जैसे ही निकला बाहर, मेरा बैकपैक ना मैं गाड़ी में छोड़ गया था दोस्त की, और मेरा अगले दिन फ्लाइट थी वापस। तो तभी रियलाइज़ किया कि पीछे का कांच तोड़ के कोई बैकपैक ले गया। अब ये चीज़ तुम अमेरिका में थोड़ी इमेजिन करोगे। अब सोचो कि आपके साथ यहाँ होगा ये सब, यहाँ भी कभी नहीं हुआ। अमेरिका में कौन बैग, गाड़ी तोड़ के बैग ले गया कोई? तो मेरा पासपोर्ट, कैश, लैपटॉप, फ़ोन सब उसमें। तो मैं अब फिर से रोड पे, तो वापस यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे आके भी ना, मुंबई जब शिफ्ट हुए तो मुंबई, मुझे सिर्फ ऐसे सुना था मैंने कि मुंबई सबको हजम नहीं होती, सब नहीं पचा सकते शहर को। पर मुझे ऐसा लगता है कि इस शहर में इसके पास देने को बहुत कुछ है, लेने वाला चाहिए। तो मुंबई में आके अपन घूमने लगे कि अच्छा क्या करना है, यहाँ वहाँ जाने लगे। तो यहाँ पे कॉमेडी में ना उस टाइम पे अगर आपको कुछ बनना था ना, तो आपका एक गॉडफादर होना बहुत ज़रूरी है। या तो कोई कलेक्टिव हो जो आपको सहारा लगा दे, या कोई बड़ा कमेडियन हो जो आपको सहारा लगा के ऐसे थोड़ा आगे पुश कर दे। तो अपना कुछ भी सीन नहीं था, और उसमें कमी मेरी थी, क्योंकि मेरा क्या सीन है, मैं अभी किसी के साथ काम करता हूँ तो दोस्ती में किसी में, तो मैं साथ वाला बना के काम कर सकता हूँ। अगर मेरे साथ जो काम कर रहा है वो मुझे अपने से आगे समझता है या पीछे समझता है, तो मैं काम नहीं कर सकता। तो जितने लोग थे जो आपको ब्रेक देते थे, वो तो आपको अपने को आगे ही समझते थे, मतलब वो तो होगा नहीं। तो इसलिए वो कभी हिसाब बैठा ही नहीं, मतलब अकेले ही करना पड़ेगा। और मैं शुरू में कॉमेडी करता था इंग्लिश में, क्योंकि पैसे नहीं मिलते थे हिंदी में करो तो, कोई हायर ही नहीं करता था। तो मैं हिंदी में जोक लिखता था और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करता था, उसका रट्टा मारता था और फिर स्टेज पे आके बोलता था। ये सब चल रहा था। तो मम्मी ना मेरी लाइफ की सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है, माँ। तो मेरे जो बुरे शोज़ भी होते थे जिसमें ताली क्या लोग देखते ही नहीं थे, कई शो ऐसे भी किए कि लोग अपने लगे हुए दारू और पीनों को देख ही नहीं रहा, तो भी मैं घर आके मम्मी के लिए बोलता था कि हाँ मम्मी ताली बजी। तो मुझे बुरा भी लगता था कि मम्मी से झूठ बोल रहा हूँ, तो इसलिए उसको सच करने के लिए आई यूज्ड टू मेक श्योर कि ताली बजे, ताकि मैं जब मम्मी को जाके घर पे बोलूं तो वो सच बोल पाऊं। आज भी जाके बताऊंगा बजी थी। तो मम्मी ने बहुत इंस्पायर किया। तो जैसे मम्मी बोलती थी कि तू टीवी पे कब आएगा, तो मेरे दिमाग में बैठ गया कि यार मम्मी ने बोल दिया टीवी पे आना है। तो ऐसे ही ना मेरा एक वीडियो प्ले हो रहा था, मम्मी बैठ के देख रही है, ये इंग्लिश में होता था और मेरी मम्मी को इंग्लिश नहीं आती, और वो अकेली थी घर में जो बैठ के मेरा वीडियो इंग्लिश में देखती रहती थी। और मैं मम्मी को बोला कि क्या समझ में आता है? बोले कुछ नहीं, मेरा बेटा है। तो मुझे लगा यार कि मैं जो पूरे दुनिया को हंसाता हूँ, अगर मेरी मम्मी को समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोल रहा हूँ तो फ़ायदा क्या है। तो ऐसे ही रैंडमली 2015 की बात है, 2016 में मुंबई शिफ्ट होने के 1 साल बाद की बात है, मैंने रैंडमली, मैं कैनवस लव क्लब में शो करने गया, अपने फ़ोन से ऐसे ही ट्राइपॉड पे रख के, एक उस टाइम सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, वो मैंने उसके बारे में कुछ लिखा था, वो हिंदी में लाइफ में पहली बार रिकॉर्ड किया, और ये नई लुक के साथ। क्योंकि जब अमेरिका में गलत हुआ था ना, तो उसके बाद मैं जाके चाणक्य बन गया था कि मैं ऐसा, मेरे बाल काट दो छोटी छोटी बना दो, ये अब मैं ठीक करके रहूँगा। तो पहला वीडियो था जिसमें मैंने एक ब्लैक टी शर्ट पहनी थी, ब्लू जीन्स, ये सब सफाई वफाई करके, और मैं पूरा रिकॉर्ड किया। वो पहला वीडियो था जो हिंदी में किया, और वो 5 दिन में 1 मिलियन व्यूज़ पहुंच गया, 2016 में, जब 1 मिलियन व्यूज़ बहुत होते थे उस टाइम पे। तो मुझे दोस्तों के फ़ोन भी आए कि क्या ये फ़ोन से क्यों रिकॉर्ड किया, कम से कम कैमरा से तो कर ले। मैं भाई अभी इतने पैसे नहीं है प्रोडक्शन के मैं फ़ोन से कर रहा हूँ, मैं अपने फ़ोन से रिकॉर्ड करके दूसरा वीडियो डाला हिंदी में, और ऊपर तीसरा डाला। मैं सही है, मैं मम्मी के चक्कर में करियर चल गया अपना। जब जब से हिंदी में परफॉर्म करना है कि भाई साहब, तब से लाइफ से गरीबी हट गई, तब से सब सही होने लगा। और मैंने सबसे जो मेन चीज़ रियलाइज़ की है लोगों के बारे में, कि लोग, इंसान जो होते हैं वो अच्छे या बुरे नहीं होते। अच्छा या बुरा आपका टाइम होता है। आपका टाइम सही चल रहा है तो लोग सही हैं, टाइम ख़राब चल रहा है तो लोग भी वैसे ही हैं। इसलिए कभी कोई बदतमीज़ी करता है ना मेरे साथ, तो मुझे लगता है कि कुछ मेरा टाइम में कुछ चल रहा है, ठीक करो ठीक करो। तो तब से यही है। और जो मेन चीज़ थी कि पैसा तो आ गया, जो चाहिए था, घर, गाड़ी, जो जो सोच रखे थे ना कि ये वाली गाड़ी है, सब ले लिया। पर जो सबसे मेन चीज़ थी मुझे, मैं जब भी अंडर प्रिविलेज बच्चों को देखता था, मुझे लगता है इनके लिए कुछ कर पाऊँ, इनके लिए कुछ कर पाऊँ। तो जब से मेरा वीडियो वायरल हुआ, जब से काम चलना शुरू हो गया, लाइफ सही हुई, तब से मैं हर बर्थडे अपना अंडर प्रिविलेज बच्चों के साथ, एनजीओ के साथ मैं जुड़ गया। अलग अलग पहचान द स्ट्रीट स्कूल करके एक एनजीओ, उनके साथ मैं बहुत काम करता हूँ। और मेरा सपना है कि मैं एक दिन खुद का एनजीओ खोल दूँ, खुद का एक वो करूँ जहाँ पे मैं जितना हो सके बच्चों को चांस दूँ, एटलीस्ट उन्हें चांस मिले।
तो ये है, थैंक यू सो मच। Josh Talks is now a Spotify exclusive podcast. The audio version of our talks will be available only on Spotify. If you like this video and you like to listen to more inspiring stories like this, please follow the Josh Talks podcast only on Spotify. Tell us what you think about this video and don't forget to like, share and subscribe.